नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज हम बात करेंगे खेती किसानी की, और खेती किसानी की बात करने के लिए हमारे साथ हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर विनोद कुमार। हम आपको डॉक्टर विनोद कुमार से मिलवाएंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि हम बात करेंगे डीएपी पर। पूरे देश में डीएपी की किल्लत चल रही है और किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। क्या समाधान हो सकता है या इसके क्या सब्स्टिट्यूट हैं? हम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर विनोद कुमार से इसी मसले पर बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। पहले डॉक्टर विनोद से हम आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आपने बेशकीमती समय हमारे पास दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत है, शुक्रिया है। अपना परिचय पूरा बता दें। मैं डॉक्टर विनोद कुमार, मैं रिटायर्ड सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से हूँ। अभी मैं पूर्णिया में ही रहता हूँ और जो भी किसान हमारे पास आते हैं उनकी जहाँ तक होता है संभव समाधान करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब, अभी सबसे बड़ी समस्या है किसानों के सामने डीएपी की, और बिहार में डीएपी नहीं मिल रही है। किसान मक्का की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं। डीएपी के अभाव में किसानों को लगता है कि उनकी फसल पैदावार अच्छी नहीं होगी। इसके लिए क्या समाधान हो सकता है? देखिए, डीएपी में जो तत्व मिलता है, जैसे नाइट्रोजन 18% होता है और फास्फोरस 46% होता है। उसको किसी दूसरे यदि सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया, एसएसपी और एनपी नहीं पोटास, 3 खाद वैसे देना पड़ेगा। एनपी तीनों लगता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नहीं तो एनपीके यदि बाज़ार में सही दाम में उपलब्ध हो तो एनपीके के द्वारा भी आप दे सकते हैं। तो सवाल होता है कि डीएपी जो है वो लोग देते रहे हैं, और मक्का की खेती तो करीब करीब पूरा हो जा रहा है, लेकिन गेहूं अभी भी बचा हुआ है। गेहूं में डीएपी सबसे बेहतर होता है कि एक बार में दे दिया और पोटास दे दिया। तो इसका सब्स्टिट्यूट यही है कि हम तीनों अलग अलग फर्टिलाइज़र यदि है और सही दाम पर सरकार उपलब्ध करावे तो उससे लोग दे सकते हैं। लेकिन डीएपी जो है वो थोड़ा कम मात्रा से ज़्यादा तत्व मिलता है। जैसे मैंने बताया कि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों स्फुर जो है दोनों मिलता है, इसलिए लोग कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट। और जो एनपीके की उसको कहते हैं मिक्सर फर्टिलाइज़र, उसमें सब तत्व है, लेकिन उसका कैलकुलेशन जो है किसान भाई डायरेक्ट सीधे नहीं कर पाते हैं। और सब जगह किसान भाइयों को उसका पोषक तत्व जो है बोरे में लिखा रहता है, उस पोषक तत्व के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी वैज्ञानिक से कंसल्ट कर सकते हैं, अन्यथा आपके ज़िले में किसी विज्ञान केंद्र है और एग्रीकल्चर कॉलेज भी है यहाँ, भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, वहाँ से भी जा कर के आप समाधान करा सकते हैं कि इसको ये है उपलब्ध है तो इससे कैसे दे सकते हैं। तो एनपीके जो है यदि उपलब्ध हो तो भी काम चल सकता है। लेकिन डीएपी जो है वो अच्छा फर्टिलाइज़र है, कम से कम गेहूं के लिए तो और दलहन के लिए। तो ये डीएपी का सब्स्टिट्यूट जो है सीधा ऐसे नहीं है यदि उपलब्ध नहीं हो। यदि स्टेट फर्टिलाइज़र जिसको हम लोग कहते हैं सीधे नाइट्रोजन के लिए यूरिया या अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट वो उपलब्ध हो तो नाइट्रोजन आप उससे दे दीजिए। फास्फोरस के लिए एसएसपी सीधे दे सकते हैं, नहीं तो वही मिक्स फर्टिलाइज़र जो है एनपीके, उसका अलग अलग तत्व के हिसाब से मिलता है। वो यदि इसको भी बनाती है, इस तरह और भी कंपनियां बनाती है, तो वो यदि सही दाम पर उपलब्ध हो तो उससे भी दिया जा सकता है। लेकिन डीएपी की किल्लत अब मैं समझता हूँ कि डीएपी सोइंग का काम करीब करीब समाप्त है, और इसलिए किसान को जो है डीएपी के बदले अभी तो और दूसरा हाहाकार होने लगा है यूरिया का। जैसे आपको बताएं कि यूरिया जो है अभी अब टॉप ड्रेसिंग करने की ज़रूरत हो गई है, ऊपर से जब देते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ गई, तो अब यूरिया का हाहाकार होने लगा है, होने वाला है। तो मैं कहूँगा कि डीएपी यदि आपको नहीं है तो उसको इस तरह अलग अलग फर्टिलाइज़र यदि मिलता है तो उससे भी आप दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, बिहार में खास करके सीमांचल के इलाके में मक्का की खेती बहुत अधिक होती है, और मक्का की खेती अब कमर्शियल क्रॉप के रूप में देखा जाने लगा है और लोग करने लगे हैं। उन्हें
काफ़ी परेशानी हो रही है, उनकी उलझनें बढ़ी हुई है। मक्का के किसानों को आप कैसे बताएँगे, उनको समझाइए? ये देखिए, मक्का की खेती जो है ये कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में ही है भी लिया जाता है। और आपको बताएं कि अमेरिका जो है समूचे विश्व में जितना मक्का होता है 60% मक्का ही मक्का उपजाता है। और उसका ढेर हजारों कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनता है। लेकिन हम लोग ठीक है बिहार में या भारत में वो ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, इसलिए उसका जो उपज है वो लगभग 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 100 मन का एकड़ जो है उपजा लेते हैं किसान। इसलिए फ़ायदा कारक है, इसलिए कमर्शियल है। तो गेहूं से उतना पैसा नहीं हो पाता है, गेहूं की उपज जो है 40-45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी अधिक नहीं हो पाता है। तो इसलिए मक्का जो है कमर्शियल क्रॉप है। और जहाँ तक जिस क्षेत्र में यहाँ नहीं हो रहा था वहाँ भी अब होने लगा है। मक्का अब केला जैसे होता था, केला का में बीमारी आ गई तो अब कमर्शियल क्रॉप उसको लेना है तो मक्का करने लगे हैं। तो सहायक एरिया बढ़ गया तो खाद की डिमांड भी उसी तरह बढ़ गई है। तो खाद की डिमांड को सरकार को पहले से ही बफर स्टॉक बनवाना चाहिए। और यदि किसान को भी हमेशा हम कहेंगे कि किसान जो है जब लीन पीरियड रहता है उसमें फर्टिलाइज़र अवेलेबल रहता है, उस समय ही थोड़ा सा 3-4 महीने जब लीन पीरियड होता है उस समय आप अलग अलग अब जैसे उसको कहते हैं कि पॉस मशीन से इससे दिया जाता है, आधार कार्ड के आधार पे दिया जाता है। तो एक बार में उतना मिलता नहीं है, तो इसलिए किसानों को तो दिक्कत होगी, ये दिक्कत हो रही है। मैं अपने भी किसान हूँ तो मैं भी जानता हूँ कि ये तो समस्या किसानों की हो रही है। तो लेकिन किसान ज़्यादा उतना नहीं जानते हैं कि ये सब खाद से अलग अलग खाद मिला करके भी हम दे सकते हैं। ये है कि उनका समाधान के लिए प्रॉब्लम है कि वो जान रहे हैं कि ये हमको 3 बोरा डीएपी दे देना है तो 3 बोरा देते हैं, लेकिन उनको भी वो भी सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। अब केवल रासायनिक खाद देते हैं आप, तो रासायनिक खाद न दे करके, केवल रासायनिक खाद न दे करके आप जहाँ तक संभव हो जैविक खाद का उपयोग कीजिए। जैविक खाद में जैसे आपको गाय मवेशी रखते हैं तो कंपोस्ट नहीं तो वर्मी कंपोस्ट आप बना पाते हैं, वर्मी कंपोस्ट ये दीजिए तो आपकी पोषक तत्व की मात्रा हम लोग कहते हैं 50% तो उसी से दे दीजिए। और तब आप रासायनिक खाद दीजिए तो और भी अच्छा उपज आएगा। हम लोग पहले ज़माने में जो भी पुराने किसान होंगे 64-65 में हरित क्रांति आई, उससे पहले कोई खाद नहीं यूज करता था रासायनिक खाद। तो ये रासायनिक खाद जब वो यूज करने लगा तो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि हम जैविक खाद को छोड़ दिए। तो जैविक खाद को हमको उपयोग करते रहना है। और धान से पहले जैसे मक्का उगाते हैं, मक्का काटने के बाद आप हरी खाद में ढैंचा बो दीजिए, वो 40-45 दिन में हो जाता है। उसको फिर मिला करके धान रोपिए। तो आपको जैविक खाद 1 साल में एक बार दीजिए। तो आप जो रासायनिक खाद यूज करेंगे उसका बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है कि रासायनिक खाद ज़मीन में उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है और जो पोषक तत्व आप डाल रहे हैं उसका सही तरीके से पौधे को मिल पाता है। पौधे में मिट्टी में जो रोम छिद्र है उसके इस पर आयनिक फॉर्म में रहता है जो भी पोषक तत्व आप देते हैं। इसलिए किसान को जो है थोड़ा सा अपने भी को अपडेट करने के लिए आज अब सीधे किसान से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसान डायरी सबौर में कृषि विश्वविद्यालय है, ये यहाँ भी एग्रीकल्चर कृषि कॉलेज है और इसी तरह सब जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके वैज्ञानिकों से संपर्क करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप तो थोड़ा देखा देखी करते हैं तो उसके कारण से थोड़ी प्रॉब्लम हो है। लेकिन आप अब से हमारे किसान बड़े जागरूक हो गए हैं तो उनको थोड़ा सा इस बात पे भी सोचना है कि हमें जैविक खाद का भी प्रयोग करना है। एजेटोबैक्टर आया है, एजेटोबैक्टर जो है वो ज़मीन में पोषक तत्व जो है उसको मिलने में ज़मीन में जो आपके लाभदायक जीवाणु हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है। आप केवल रासायनिक खाद या रासायनिक दवाई देते हैं उससे उसकी हानि हो रही है, मर रहा है, तो उससे इसके कारण से भी हमें समस्या आ रही है। तो उस सब का समाधान के लिए आपको जैविक खाद का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, किसानों ने मक्का तो लगा लिया है, मक्का की फसल भी उग गई है, लेकिन उसमें अच्छी पैदावार कैसे हो, इस पर बताएं। देखिए, मक्का में 2-3 बातें बहुत ध्यान देने की है कि खरपतवार खेत में नहीं रहना चाहिए। खरपतवार के लिए लेकिन लोग अब ये जो लगा दिए हैं, अब उसमें समाधान यही है कि आप निकोनी करके
और उस पर नेत्रजन और यदि आपने पोटास की मात्रा या फास्फोरस तो बाद में नहीं देने की, पोटास की मात्रा जो है वो आप अभी करके मिट्टी चढ़ा दीजिए और उसके बाद सिंचाई कर दीजिए। तो आपको अभी ठोनावर का, जिस किसान का हमें दिखाई पड़ रहा है किसानों के खेत, तो ठोनावर की जब अवस्था हो गई है तो आप उस पर मिट्टी चढ़ा करके और पानी सिंचाई दे दीजिए। तो ये पहली अवस्था में सिंचाई देना मस्ट है। इस समय कौन कौन सा खाद देना चाहिए मक्का में? अभी जो है नेत्रजन आपको जिस मात्रा में हो, जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो कैल्शियम खाद लोग कहते हैं, वो कैल्शियम खाद यदि उपलब्ध हो तो वो देना ज़्यादा बेहतर होता है कि कैल्शियम की इसकी मात्रा भी लगती है। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में दो माध्यम से नेत्रजन मिलता है, अमोनियम फॉर्म में, नाइट्रेट फॉर्म में। पौधा वैसे नाइट्रेट फॉर्म में लेता है तो अमोनियम फॉर्म का कन्वर्सन होते रहता है, तो इसलिए ज़्यादा दिन तक उपलब्ध होता है। तो जल्दी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मिलता हो, जिसको कैल्शियम खाद कहते हैं आप, तो वो दे सकते हैं। नहीं तो आप यूरिया भी दे सकते हैं। आपको नेत्रजन देना है और फास्फोरस तो आपको बाद में हमने कभी रिकमेंड नहीं करते हैं, बाद में पोटास की क्या भूमिका है? पोटास की भूमिका है कि पौधे को मजबूत रखना और बीमारी, कीड़े, इस सब से बचाव करना। तो इसलिए पोटास जो है उसका अभी उपयोग, उसको पहले था कि एक बार में देने का, लेकिन अब कहते हैं कि पोटास जो स्प्लिट फॉर्म में दे सकते हैं और देना चाहिए। तो पोटास को आप जो मात्रा आपने नहीं दिया है उसको आप दे दीजिए और मिट्टी चढ़ा दीजिए। तो और उसके बाद सिंचाई कर दीजिए। तो आपको इस समय जो बरवार होगी, यही बरवार उसके लिए काम करेगा। पत्ते चौड़े होंगे, बड़े होंगे, तो उस पर खाना बनेगा सूरज की रोशनी में, तब पौधे में दाना बनेगा ज़्यादा। तो इसलिए इस समय ये काम करना ज़रूरी है। निकोनी कर करके मिट्टी चढ़ा दीजिए, लेकिन मिट्टी चढ़ाते समय आप ये दो खाद नेत्रजन में जो भी उपलब्ध हो, जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जैसे कहते हैं, या कैल्शियम आधारित और कैल्शियम नाइट्रेट भी सीधा होता है, तो उसमें तो सब पोषक मिलता है कि नहीं, ये बाज़ार में उपलब्धता के आधार पे आपको लेना है। नहीं तो आप यूरिया भी दे सकते हैं। तो यूरिया आजकल नीम कोटेड आ रहा है, तो आप उसमें अब धीरे धीरे उसकी, ऐसे पहले जल्दी क्षरण हो जाता था, तो यूरिया और पोटास ये मिला करके आप मिट्टी चढ़ा दीजिए। 1 एकड़ में कितना यूरिया चाहिए और 1 एकड़ में कितना पोटास चाहिए, हमारे दर्शक किसानों को यह भी बता दीजिए। नहीं, ये यूरिया के फॉर्म में नहीं, हम यूरिया बताते हैं कि ये जो जिस पोषक तत्व जिस खाद के द्वारा देते हैं उसमें कितना पोषक तत्व परसेंटेज में लिखा रहता है। जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25% नेत्रजन होता है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। और लेकिन नेत्रजन आपको जो है, आपको 150 किलो नेत्रजन देना है और उसको आपने कितना शुरू में बेसल जो बोते समय दिया है, उसके शेष दो हिस्से में देना चाहिए। एक तो अभी ठौनावर की जब होता है, और जब झंडा देने लगेगा, धनबाल निकलने लगेगा, उसमें नेत्रजन की एक और मात्रा देकर के सिंचाई करनी है। तो नेत्रजन की मात्रा को 3 हिस्से में देना है। तो एक तो बोते समय आपने दिया होगा, यदि नहीं दिया है तो अभी दे दीजिए। नेत्रजन की मात्रा उसमें थोड़ी कमी रही है तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, लेकिन अभी आप दे सकते हैं। नेत्रजन आपके खेत में पहले से था, इसलिए आपने ऐसे खेत में के मिट्टी की जांच करा कर के पोषक तत्व देना ज़्यादा बेहतर है। यदि आप नहीं कराए हैं तो नॉर्मल वे में 150 किलो नेत्रजन के फॉर्म में देना है। अब उतना नेत्रजन को 3 हिस्से में देना है, तो एक बार में जो बोते समय दिया, यानी 1 एकड़ में 150 किलो। नहीं, एक एकड़ में नहीं, 1 हेक्टेयर में मैं 55 कट्ठा का कहता हूँ। ये हेक्टेयर में चूँकि नेशनल लेवल पे, और इसमें भी वो 55 कट्ठा से आप भाग दे दीजिए तो उतना आएगा एकड़ में। और ये वो हेक्टेयर के हिसाब से 150 किलो नेत्रजन, और आपको ये फास्फोरस जो है वो 75 किलो, और पोटास जो है 60 किलो, इतना देना है। अब पोटास जो है वो तो एक एक खाद मिलता है। पोटास का वैसे यदि स्टेट फर्टिलाइज़र आप देखेंगे, लेना का जो पोटास होता है वो म्यूरिएट ऑफ पोटास होता है। हम लोग पोटास बोलते हैं, लेकिन पोटास एक तत्व है। तो म्यूरिएट ऑफ पोटास खाद जो है उसके फॉर्म में आपको देना है। तो वो उसमें 60% होता है। तो उसको जो है आप उससे कैलकुलेट करेंगे कि 60 किलो में 100 किलो लगेगा आपको।
ठीक है, 1 हेक्टेयर में, तो उसके हिसाब से देना है। लेकिन आपको डीएपी जो है वो हम लोग कहते हैं अभी देने का, अभी किसान दे देते हैं, लेकिन अभी किसान को मिट्टी चढ़ाने में यदि आपने नहीं दिया है, कम दे दिया है, तब आपकी देने की ज़रूरत है। यदि आपने पूरा दे दिया है तो फास्फोरस जो है वो कहीं मूव नहीं करता है, जहाँ आपने डाला वहीं पौधा का जड़ जा कर के लेगा। नहीं तो पौधा जो है फास्फोरस मूव नहीं करता है, मतलब इधर से उधर नहीं जाता है, मिट्टी में जहाँ आपका पड़ा वहीं से लेता है। तो डीएपी बाद में देने की ज़रूरत नहीं है यदि आपने पूरी मात्रा शुरू में दी है। पूरी मात्रा नहीं दिया होगा, उतना उपलब्ध नहीं था, तब आप दे सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी मात्रा कोई खाएगा नहीं। हाँ, तो एनपीके फॉर्म में भी दे सकते हैं। फास्फोरस का सोल्यूबल आजकल फर्टिलाइज़र भी आ रहा है, आप जो कमी हो तो स्प्रे कर दे सकते हैं। अभी जो है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आ रहा है, लेकिन वो बहुत महंगा है। 1 किलो का 120 रुपया, 250 रुपया में मिलता है, तो वो महंगा पड़ेगा। लेकिन स्प्रे आप कर सकते हैं, वह भी 2% से 4% घोल से ज़्यादा नहीं देना है। तो उसमें कमी बेसी करेंगे तो हानि भी हो सकती है, अधिक करेंगे तो हानि हो सकती है। तो आपका सॉल्यूशन ये है, यदि आपको बुझावे कि इसमें कमी है तो आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। ये तो है कि आपका हो गया है तब के हिसाब से, लेकिन आपको पहले ही ध्यान रखना है कि बोते इसमें हम सही मात्रा में दें। और हम अपना किसान को सलाह देंगे कि आप जो है ये खाद 2-3 महीने से पहले से लेना शुरू कीजिए, क्योंकि जब एक बार में 1-2 बोरा देगा आपको तो पूरेगा नहीं आपका। तो ये आप आधार कार्ड से और इससे मिलता है, तो उसमें मारामारी भी नहीं रहती है, तो उसमें आप ले करके थोड़ा संचित कर लें और जैविक खाद का जरूर प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, आप जल प्रबंधन के एक्सपर्ट रहे हैं, मक्का में कितनी बार पटवन की जानी चाहिए? देखिए, 4 इसके क्रांतिक अवस्था है, 4 अवस्था है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि खेत में नमी है तो भी दे दीजिए, लेकिन खेत में जैसे पहली सिंचाई जो है वो हम लोग ठोना भर के अवस्था तक यदि आपके खेत में आप जाएं तो हमेशा एक खुरपी लेके जाइए, और जितना डेप्थ जैसे 20 से 25 सेंटीमीटर का या 8 से 10 इंची का मिट्टी निकाल करके और उसको गोला बनाइए। यदि टूट जाता हो तो इसका मतलब आपके खेत में तुरंत नमी सिंचाई देना है। तो यदि यदि नहीं टूटता है तो इसके मतलब है आपके खेत में नमी है। लेकिन ठोना भर की अवस्था में चूंकि आप खाद उस समय अप्लाई करते हैं, नाइट्रोजन और पोटास या फास्फोरस भी कोई कोई डाल देते हैं, तो उस समय आपको ये जो है सिंचाई देने की ज़रूरत है। तो ये पौधा जो है पोषक तत्व पानी के साथ ही लेता है, ऐसा सूखा में आप डाल दीजिए लेता है, नहीं लेता है, तो उसको पानी के साथ ही लेता है। इसलिए आपको सिंचाई की मात्रा भी देनी पड़ेगी। तो 4 सिंचाई इसके 4 क्रांतिक अवस्था है। एक तो ठोरा भर की अवस्था, उसके बाद उसको कहते हैं धनवाल निकलने की अवस्था, अंग्रेजी में टेस्लिंग कहते हैं, और फिर सिल्क अवस्था जो है 10 दिन का अंतर, 7 से 10 दिन का अंतर पे होता है, तो उस समय उसी से हो जाएगा। उसके बाद जो दाने में दूध बनने लगता है उस समय, और जब दाना करा थोड़ा होने लगता है उस समय, ये 4 अवस्था है। लेकिन ये ठोना भर के अवस्था से पहले भी यदि आपके खेत में नमी कम हो तो आपको एक बार सिंचाई दे देना चाहिए। जैसे जो देर से अभी बो रहे हैं और उनको क्या है नमी धीरे धीरे कम पड़ जाएगी, तो उनको एक बार बीच में भी देने की ज़रूरत पड़ जाती है। अन्यथा जो है आप जैसे समय पर 15 नवंबर तक आप बो दिए हैं, तो आपके खेत में नमी जो वर्षा इस बार अच्छी हुई है, वर्षा होती है, उसका पानी जमा रहता है, तो उससे आपको उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जो देर से करते हैं तो उनकी नमी तो धीरे धीरे ज़मीन से उड़ती गई, तो इसलिए आपको नमी जो है आपको ठोनावर की अवस्था से पहले भी देने की जरूरत है। जो मैंने बताया कि गोला बना करके आप टेस्ट कर लीजिए, और यदि टूट जाता है तो आपको सिंचाई देना है। और दूसरा जो है, किसान वैसे भी अनुभवी हो गए हैं, नहीं भी बनाते हैं तो आपको अनुभव हो, तो नमी की कमी हो तो आपको सिंचाई देना है। और तीसरा हमने बताया कि दूध बनने की अवस्था में, और चौथा जो है जब दाना करा होने लगता हो उस समय नहीं देंगे, तो लास्ट का जो हिस्सा कम से कम 4 बार, कम से कम 4 और 5 से 6 वैसे कहा जाता है रबी मक्का में। खरीफ मक्का तीनों समय में होता हम कर रहे है। हैं रबी मक्का में कम से कम 4 सिंचाई की आवश्यकता है। खरीफ इसलिए मैंने उदाहरण कर दिया कि 4 सिंचाई के रबी में, खरीफ में नहीं देने की ज़रूरत है। खरीफ में तो इवन आपको पानी निकालने की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। तो गर्मा में भी उसी तरह 4 से 5 सिंचाई लगता है। लोग गर्मा में भी कुछ लोग करते हैं। तो ये रबी मक्का जो है, इसको रबी मक्का कहते हैं, इस विंटर मेज। और ये बिहार से ही बढ़ करके अब
बंगाल और छत्तीसगढ़, इस सब राज्यों में भी अब रबी मक्का करने लगे हैं और वहाँ भी इसी तरह का उपज हो रहा है। और मैंने अपने पीएचडी में भी आईआईटी खड़गपुर में बंगाल में ले जाकर के पहला किया था और उसमें भी बहुत अच्छा मक्का हुआ था। तो इसलिए मैं कहूँगा उसी से फैला छत्तीसगढ़। और ये जो मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया था उसके आधार पे आपको बताऊं कि ये 4 सिंचाई तो आपको देना है, उसके अलावे आपको नमी की कमी हो तो आप दे सकते हैं। और अधिक पानी भी देना कोई फ़ायदा कारक नहीं है। यदि पानी आप अधिक देंगे तो उससे दूसरी लवणी और ये सब हो सकती है। आप कैसा खाद यूज करते हैं उस पर भी, और जो अभी जैविक खाद उपयोग नहीं करते हैं तो ऐसी अवस्था में आपको सिंचाई जो है 4-5 में लग सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने बहुत बेहतर तरीके से किसानों को समझाया। हम अभी बात कर रहे थे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर विनोद कुमार से। हम इसी तरह के एक्सपर्ट से आपको बीच बीच में बताते रहेंगे किसानों को क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान हम करवाते रहेंगे। आप लगातार बने रहिए हमारे वीडियो के साथ।